हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में जो विद्या क्वेश्चन बैंक है इसके लास्ट में जो मॉडल पेपर दिया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्नों को हम तैयार कर लेंगे, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि केवल अगर मॉडल पेपर तैयार कर ले जाए ना तो हम खूब अच्छे से जो है बहुत अच्छा नंबर जो है बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। तो भौतिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर है लास्ट में देखेंगे 3 मॉडल पेपर दिया है। एक जो दिया है अर्धवार्षिक परीक्षा वाला जो है दिया है मॉडल पेपर, ठीक है। और जो 2 दिया है वह क्या है, वार्षिक प्री मॉडल पेपर है, एक तरह से प्री बोर्ड परीक्षा बोल सकते हैं, उसके लिए मॉडल पेपर बनाया हुआ है। तो हम सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। और एक और इधर जो है ये वाला देख सकते हैं, एक दूसरा मॉडल पेपर यहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है ये जो पहला जो प्री मॉडल पेपर है इसको हम लोग पढ़ते हैं और प्रश्नों को पूरा हल करते हैं। लाइन से हर एक प्रश्न को हल करेंगे। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ अंत तक जुड़े रहना है और हर एक क्वेश्चन का आपको जो है आंसर नोट करते जाना है। प्रश्न भी लिखना है, आंसर भी लिखना है और कॉपी बना लीजिए, अच्छे से इसको याद कर लीजिए ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आपको पूरा लिख कर आना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया है हमारा खंड अ है। खंड अ में पहला क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न है। तो पहला प्रश्न क है, इसमें कह रहा है कि 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। कह रहा है कि एक धारिता है, मतलब एक संधारित्र है जिसकी धारिता कितना है, 100 माइक्रोफैरड। तो आपको पता होगा कि धारिता को हम लोग सी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, सी से। और सी बराबर होता है, कितना दिया है, सी बराबर 100 माइक्रोफैरड दिया है, इतना दे दिया है, ठीक। और क्या दिया है, संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करते हैं। अगर कि इसको हम 10 वोल्ट दे रहे हैं, आप विभव दे रहे हैं। उसके बाद से संचित ऊर्जा कह रहा है कि भाई ऊर्जा को यहाँ पर हम यू से दिखाएंगे। किसे दिखाएंगे, यू से। तो भाई इन तीनों के बीच एक सूत्र होता है, यू बराबर 1/2 CV²। अगर पता है तो ठीक, गुड गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। अगर नहीं पता है तो आपको इस फार्मूला को अच्छे से याद कर लेना है। 1/2 CV² होता है। सी यहाँ पे धारिता है, भी विभव है। अच्छा, मान रखते हैं 1/2, सी का मान है आपका 100। अब माइक्रो का मान रख देंगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगा माइक्रो का मान। और सी भी का मान रख दीजिए तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। इसको अच्छे से हल कर लेते हैं। ये कट जाएगा 50 बार में, हो जाएगा 50 × 10⁻⁻6, ये हो जाएगा 10⁻2, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम लोग जो है यहाँ पर देखिए एक जीरो इसके पास है, 10⁻2 है, तो एक जीरो इसको दे दिए, 10⁻3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 × 10⁻⁶ और 10⁻3 हो जाएगा। अब क्या कर दीजिए, है 10 है, ये 10 है, आधार एक जैसा है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो हो जाएगा 5 × 10⁻³ बचेगा, ठीक है। हम इसको 5.0 × 10⁻³ भी लिख सकते हैं जूल में, क्योंकि ऊर्जा है तो ऊर्जा जूल में आएगा। अब ये हम देखते हैं कि इतना आंसर जो है कौन सा ऑप्शन दिया है, ठीक है ना। तो देखिए पहला ही ऑप्शन देखिए, 5.0 × 10⁻³ जूल है। बाकी सब जो है वह अलग अलग आंसर दिया है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो हमारा क का पहला ऑप्शन सही है, ठीक। ये हमारा वह पहला आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ठीक, अब हम ख नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे दिया है 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक। भाई शुद्ध अर्धचालक क्या होता है, तो ध्यान रखिए, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, ये प्राकृतिक रूप से शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। प्राकृतिक रूप से ये पाए जाते हैं और इनको शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। तो कह रहा है कि जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं वह 0 डिग्री ताप पर कैसा व्यवहार करते हैं। ऐसा प्रश्न आता है कि भाई शुद्ध अर्धचालक जो है वह 0 डिग्री केल्विन पर कैसा व्यवहार करते हैं। चालक की तरह व्यवहार करते हैं, कि शक्ति स्रोत की तरह व्यवहार करते हैं, कि प्रतिरोधक की तरह व्यवहार करते हैं, कि विद्युत रोधी की तरह व्यवहार करते हैं। तो इस प्रश्न का आपको आंसर याद रखना है कि जब जो है ताप 0 डिग्री होगा तो जो विद्युत रोधी, मतलब कि जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं वो विद्युत रोधी की तरह व्यवहार करेंगे, ठीक है। यहाँ पे विद्युत रोधी की जगह पे अचालक भी हो सकता है। क्या हो सकता है, अचालक भी हो सकता है या कुचालक भी हो सकता है, ठीक है ना। इसमें से तीनों में से कोई एक शब्द यहाँ पे आ सकता है, यह हमें ध्यान रखना है, ठीक। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि
एक कुंडली के लिए 100 प्रेरकत्व 2 मिली हेनरी है, करके एक कुंडली है जिसका 100 प्रेरकत्व कितना दिया है, 2 मिली हेनरी दिया है। अब 100 प्रेरकत्व को किससे दिखाते हैं, एल से। किससे दिखाते हैं, एल से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, कौन सा क्वेश्चन है, गौ नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा, एल बराबर कितना दिया है, कितना, 2 मिली हेनरी, 2 मिली हेनरी दे दिया है। अच्छा, उसमें विद्युत धारा की प्रवाह दर, क्या बोल रहा है, विद्युत धारा की प्रवाह दर कर रहा है, केवल विद्युत धारा नहीं कर रहा है, दर कर रहा है। सवाल को अच्छे से पढ़िए, क्या बोल रहा है, विद्युत धारा की प्रवाह दर, दर का मतलब होता है डेल्टा आई बट्टे डेल्टा टी, मतलब धारा में समय से भाग दिया गया है, धारा में समय से भाग दिया गया, तब ना दर पढ़ेंगे जी। अच्छा, इसका मान दे दिया है 10⁻³ एम्पियर प्रति सेकेंड, देख रहे हैं ना, एम्पियर प्रति सेकेंड है। धारा का मात्रक केवल एम्पियर होता है, लेकिन सेकेंड नीचे लगा है मतलब समय से भाग दिया गया है। 1 सेकेंड में इतना धारा बह रहा है, इसको बोलते हैं धारा, विद्युत धारा की प्रवाह दर है, ठीक है ना। अच्छा, करके इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम लोग ई से दिखाते हैं, करके इसका मान निकालिए, ठीक है ना। इसका मान होगा कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। कैसे पता करेंगे, अब हमें इसको हल करना पड़ेगा भाई। इसका सूत्र क्या होता है, तो जो विद्युत वाहक बल होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसके लिए और एल के बीच संबंध होता है, ई बराबर होता है माइनस में एल डेल्टा आई बट्टे डेल्टा टी। ये फार्मूला पढ़े हैं हम लोग, पढ़े हैं, मान रख देते हैं, डायरेक्ट काम खत्म हो जाएगा। ई बराबर हो जाएगा माइनस एल का मान कितना है, तो 2 मिली हेनरी, तो 2 मिली का मान होता है 10⁻³ और डेल्टा आई बटे डेल्टा टी का मान कितना दिया है, डेल्टा आई बटे डेल्टा टी का मान दिया है 10⁻³ दिया है ना। अच्छा, इसी को हल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये -2 गुणे 10⁻, ये कट जाएगा क्योंकि माइनस में है प्लस में, तो 0 हो जाएगा, 10⁻0 का मतलब 1 हो जाएगा, तो ये काम खत्म। 10⁻0 मतलब 1 हुआ, और 1 से इसमें गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, -2। ध्यान रहे ये वोल्ट में आएगा, किस में आएगा, वोल्ट में। अब माइनस जो है यह माइनस नहीं आएगा, ठीक है ना। ये माइनस केवल क्या बताता है, दिशा बताता है कि जो विद्युत वाहक बल होता है ना, यह जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। ये लेंज नियम का ये माइनस चिन्ह है, तो ई बराबर 2 वोल्ट हमारा आंसर आएगा। ई बराबर 2 वोल्ट। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सही है इसमें से, हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बस हमारे साथ आप लगे रहिए, देखिए आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसका आप आंसर नहीं बता पाएंगे, और तुरंत आपको लाइव यहाँ पर जो है आप सीख जाएंगे कि प्रश्न को हल कैसे करते हैं, साथ में प्रश्न को हल करना भी सीख रहे हैं आप, ठीक है। चलिए, घ नंबर जो है प्रश्न देखते हैं। वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाती है, मतलब कि कह रहा है कि भाई उस घटना का नाम बताइए, क्या बताइए, उस घटना का नाम बताइए जो क्या करती है, अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाती है। तो यहाँ पे देखिए 4 घटना दिया है, व्यतिकरण दिया है, विवर्तन दिया है, ध्रुवण दिया है, अपवर्तन दिया है। ये याद करना पड़ेगा आपको, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। यह कई तरीके से प्रश्न ये पूछता है, तो जब भी अनुप्रस्थ तरंग की बात आए, कह रहा हो कि वह घटना बताइए जो अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति दर्शाती है, तो ध्यान रखिए उसका आंसर हमेशा ध्रुवण होगा। क्या होगा, ध्रुवण। अनुप्रस्थ तरंग जब कहेगा तो उसका आंसर क्या होगा, ध्रुवण होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंग नंबर प्रश्न देखते हैं। फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, भाई फोटोन होता क्या है, तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो सूर्य की जो ऊर्जा होता है, मतलब जो सूर्य से जो ऊर्जा आता है धरती पे, वह क्या आता है, क्वांटम सिद्धांत से वह ऊर्जा जो है छोटे छोटे पैकेट के रूप में आता है। किस रूप में आता है, पैकेट के रूप में, और उन्हीं पैकेटों को क्या कहते हैं, हम लोग फोटोन कहते हैं। और उसकी ऊर्जा कितनी होती है, ई बराबर mc² होता है, या ई बराबर h न्यू होता है, हमने यह पढ़ा है। तो कह रहा है कि जो फोटोन होता है उसका विराम द्रव्यमान कितना होता है, तो याद रहे विराम द्रव्यमान, इसको याद करना पड़ेगा आपको। विराम द्रव्यमान को m0 से दिखाते हैं और इसका मान होता है 0। कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0। चौथा ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो है 4 नंबर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कोटर अधिक संख्यक आवेशवाहक होता है। भाई कोटर जो है मतलब कि देखिए, जब हम लोग जो है एन टाइप पी टाइप अर्धचालक पढ़ते हैं ना जी, तो उसमें एन टाइप और पी टाइप में आपको बताता है कि किसी में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक होता है, किसी में कोटर बहुसंख्यक आवेशवाहक होता है। तो कोटर बहुसंख्यक आवेश किस में होगा, तो देखिए एन टाइप
अर्धचालक पढ़े होंगे आप लोग, ठीक। अर्धचालक पढ़े हैं, ठीक है। पी टाइप अर्धचालक पढ़े हैं, पी टाइप अर्धचालक पढ़े हैं, ठीक है। आप सही से देखिएगा, पी टाइप अर्धचालक। तो देखिए जब एन टाइप अर्धचालक हो ना, तो एन टाइप का मतलब होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, एन टाइप का मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। और एन टाइप वाले में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशक होगा, क्या होगा, बहुसंख्यक आवेशक होगा। अब पी टाइप में, पी टाइप मतलब होता है पॉजिटिव, पी टाइप मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव मतलब कोटर, पॉजिटिव मतलब क्या समझेंगे, कोटर। तो पी टाइप वाले में कोटर जो है बहुसंख्यक आवेशक होता है, क्या होता है, बहुसंख्यक। बहुसंख्यक मतलब उसको बोलते हैं अधिक संख्यक बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अधिक संख्यक भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो वही बात है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा। हमने क्या समझा, पी टाइप वाले में कोटर बहुसंख्यक आवेशक होते हैं, किसमें होते हैं, पी टाइप वाले में। तो कोटर अधिक संख्यक वाहक होते हैं, किसमें होते हैं, तो पी टाइप अर्धचालक में होंगे, कौन से में, पी टाइप में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा इसमें का, कौन सा, तीसरा। तो देखिए हमने अभी जो है 4 मतलब 5 प्रश्न, खंड अ का 5 प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है, पूरे को अच्छे से हमने समझा है। बस जो है समय मत देखिए कितना समय हो गया। आपको अगर तैयारी करना है तो आप अपने आप से जो है संकल्प लीजिए, भाई वादा करिए कि भाई हमको कुछ करना है, हमको याद करना है, किसी भी हालत में हमको पूरा जो है सिलेबस तैयार कर लेना है, याद कर लेना है, ताकि आप जो है अच्छा नंबर ला सके। अगर आप चाहते हैं कि भाई अच्छा नंबर आए तो बस आप हमारे साथ लगे रहिए और देखिए हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको याद होगा, ये हमारा वादा है। चलिए अब खंड ब की तरफ बढ़ते हैं कि खंड ब में कौन सा प्रश्न दिया है, ठीक है। अच्छा, खंड ब में क्या कर रहा है, पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है खंड ब में, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताइए। करके विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बस संबंध लिखना है, 1 नंबर का प्रश्न है। जैसा प्रश्न रहेगा, जितने अंक का प्रश्न रहेगा उसी के हिसाब से आपको आंसर भी लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दिखाते हैं और विभव प्रवणता को हम किसे, dv माइनस dr, केवल इतना लिख देंगे हम, संबंध लिखना, फार्मूला लिख देना है। क्या लिखेंगे इसमें, ई बराबर माइनस में dv बटे dr, कौन सा था, दूसरा का क नंबर का आंसर है, ये दूसरा का क का आंसर है। क्या है प्रश्न, क्या है, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताना है। तो देखिए हई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया, हई विभव प्रवणता हो गया, ठीक है, इसके भी संबंध हो गया, बस इतना लिखिए, काम खत्म, ठीक। अच्छा दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है। भाई भाई करके जो संधारित्र होता है उसमें दूसरे प्लेट का क्या कार्य होता है, यह बताइए। ये भी 1 अंक का है, इसका भी आंसर भी एक ही लाइन का होगा। कैसे होगा समझ लीजिए, पहले समझिए दूसरे का ख का आंसर समझिए, दूसरे का ख का आंसर। संधारित्र में कह रहा है कि दूसरे प्लेट का काम क्या होता है, संधारित्र तो, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिएगा, जो संधारित्र क्या होता है, जिसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। जो पंखा होता है जो हम लोग लगाते हैं, वाइट वाला जो लगता है, कंडेंसर अपने भाषा में बोलते हैं हम लोग, कंडेंसर कहते हैं। तो जो कंडेंसर होता है ना, उसी को संधारित्र कहा जाता है। वो क्या होता है, वह 2 प्लेटों से मिलकर बना होता है। कितने प्लेटों से, 2 प्लेटों से मिलकर बना होता है। उसमें क्या करते हैं, उसमें से हम एक प्लेट को हम आवेश देते हैं, क्या देते हैं, आवेश देते हैं। तो जब हम एक प्लेट को आवेश देते हैं तो क्या होता है भाई, इस पे आवेश की मात्रा बढ़ती है, आवेश की मात्रा बढ़ने से इसका विभव बढ़ता है। जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो क्या बढ़ता है, विभव बढ़ता है। अच्छा उस समय अगर हम क्या करते हैं, एक दूसरा चालक क्या करते हैं, उसके निकट ला के रख देते हैं। जैसे ये दूसरा चालक हमने कहीं से लाया और ये अनावेशित है, कोई आवेश इसके ऊपर नहीं है, तो जब हम क्या करेंगे, दूसरे चालक को इसके पास लाकर रखेंगे तो यह क्या कर देगा, यह जो है इसके विभव को, जो इसका विभव बढ़ रहा था ना, उसके विभव को घटा देता है, उसके विभव को घटा देता है, जिसकी वजह से हम इसके ऊपर और आवेश दे देते हैं। समझिए, हम इसको और आवेश, भाई विभव बढ़ेगा तो हम आवेश नहीं दे पाएंगे, विभव जितना कम रहेगा उतना ही अधिक आवेश हम दे सकते हैं। इसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, इसकी धारिता बढ़ जाती है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, तो देखिए ध्यान से सुनिए, इसका आंसर आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, मैं इसका आंसर आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से भी लिख सकते हैं। तो देखिए संधारित्र में दूसरी प्लेट का क्या कार्य होता है, तो आप लिख सकते हैं संधारित्र में दूसरी प्लेट जो है, दूसरे प्लेट जो है क्या करता है, पहले प्लेट की विभव को कम कर देता है, पहले प्लेट की विभव को कम कर देता है, जिसकी वजह से जो है संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। बस इतना लिखेंगे, काम खत्म,
ठीक है। अच्छा, अब तीसरा क्वेश्चन, गौ नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 मिली हेनरी 100 प्रेरकत्व वाले कुंडली में 2 एम्पियर धारा है। करे कि 8 जो है मिली हेनरी वाली, ये क्या है, 100 प्रेरकत्व वाली कुंडली है, मतलब कि 8 मिली हेनरी 100 प्रेरकत्व। एल का मान कितना दे दिया है, 8 मिली हेनरी दिया है, ठीक है ना, 8 मिली हेनरी। दूसरे का गौ नंबर क्वेश्चन है, 8 मिली हेनरी दिया है, ठीक। अच्छा, कह रहा है कि धारा कितना है उसमें, 2 एम्पियर धारा है। आई का मान कितना है, आई का मान है 2 एम्पियर, ठीक। अच्छा, कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा संचित है। अगर कुंडली के भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा होगी वो आपको बताना है। कुंडली के भीतर कितनी ऊर्जा होगी वो बताना है। तो देखिए, ऊर्जा इसमें भी बताना है, ऊर्जा इसमें भी बताना है, यू बताना है। तो इसकी यू, आई और एल के बीच भी फार्मूला होता है, यू बराबर होता है 1/2 LI², ठीक है ना, यह फार्मूला होता है। यहाँ पे हल कर सकते हैं, 1/2, एल का मान है 8 × 10⁻³ और 2 का हो जाएगा स्क्वायर, 2 का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, तो इसको 4 बार में काट दीजिए, 4 × 10⁻³ हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4, गुणा कर दीजिए, 4 चौको 16 × 10⁻³ चाहे तो आप इसको दशमलव में ला सकते हैं। तो भाई दशमलव यहाँ पे है, 16.0 है, दशमलव को यहाँ पर लाई तो हो जाएगा 1.6 × 10⁻² जूल हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा गौ का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है दूसरे का घ में आते हैं। दूसरे का घ क्या कर रहा है, देखिए, इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर तापक्रम के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। अगर कि इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर तापक्रम के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले तो हम आपको श्रांति काल समझाएंगे। भाई श्रांति काल क्या होता है, श्रांति काल क्या होता है, ठीक है, ये समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि एक चालक है, ठीक है ना, इसको क्या मान लेते हैं, एक चालक। हम लोग जानते हैं कि चालकों में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अच्छा, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यह रूम के तापमान पर, मतलब सामान्य ताप जिसको बोलते हैं, रूम तापमान में क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इधर उधर इसमें गति करते रहते हैं, इधर उधर गति करते रहेंगे। अब मान लीजिए कि जब इधर उधर गति करेंगे तो क्या करेंगे, ये आपस में टकराते रहेंगे धन आयनों से, ये आपस में धन आयनों से भी टकराएंगे और आपस में भी टकराएंगे, जिसकी वजह से ये यादृच्छिक गति करेंगे। यादृच्छिक मतलब अनियमित, कभी इधर जाएंगे, 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 तो ये अनियमित गति करते हैं। अच्छा, ये अनियमित गति करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ठीक है, ये 3 जगहों पे गया। तो 2 क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लगता है ना, जो औसत समय लगता है, उसी औसत समय को क्या बोलते हैं, श्रांति काल बोलते हैं, ठीक है, श्रांति काल बोलते हैं। मतलब कि जो चालक होता है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं, इधर उधर गति करते रहते हैं। तो भाई मुक्त इलेक्ट्रॉनों के यादृच्छिक गति में 2 क्रमागत टक्करों के बीच का जो औसत समय लगता है, उसी औसत समय को क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं, और श्रांति काल को टाउ से दिखाते हैं। वही प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है कि किसको व्याख्या करना है, तो कह रहा है कि आपको व्याख्या करना है इलेक्ट्रॉन के श्रांति काल पर तापक्रम के प्रभाव को। तापक्रम के प्रभाव को मतलब क्या है कि अगर हम चालक का ताप बढ़ाते हैं, अगर हम ताप बढ़ाते हैं, टी बढ़ाते हैं, तो बताइए श्रांति काल क्या होगा, श्रांति काल घटेगा कि बढ़ेगा, श्रांति काल घटेगा कि बढ़ेगा। तो ध्यान रहे कि जब भी हम किसी चालक का क्या करते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, और तेज़ी से, क्योंकि भाई जब ताप बढ़ाएंगे तो इनको ऊर्जा मिलेगा ना, और जब ऊर्जा मिलेगा तो इधर उधर भागना शुरू कर देंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, तो ये बहुत तेज़ी से इधर उधर गति करना शुरू कर देते हैं। तो भाई तेज़ी से जब गति करेंगे, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन जब जल्दी से पहुँचेगा तो समय कम लगेगा, मतलब श्रांति काल घटेगा। भाई जल्दी ही पहुंच जाएगा, ऊर्जा मिलेगा, तेजी से जाएगा ना जी, तो श्रांति काल क्या होगा, इसका घटेगा। तो ताप बढ़ाने पर लिख सकते हैं, ताप बढ़ाने पर श्रांति काल घटता है, एक वाक्य में लिख सकते हैं, ताप बढ़ाने पर श्रांति काल घटता है, ठीक है, बात खत्म। इतना ही आंसर उसका होगा, ताप बढ़ाने पर श्रांति काल घटता है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब हम लोग जो है अंग नंबर प्रश्न में चलते हैं। अंग नंबर प्रश्न क्या कर रहा है,
m द्रव्यमान के कण के साथ जुड़ी द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा का संबंध इसकी गतिज ऊर्जा k के पद में लिखिए। मतलब क्या करना है, हमें लैम्डा का सूत्र क्या करना है, k के पद में लिखना है, k के फॉर्म में लिखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। जैसे कि देखिए, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जो द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य होता है उसको हम लैम्डा से दिखाते हैं, और लैम्डा बराबर होता है h/mv, ये सूत्र होता है एक। ठीक है, इस सूत्र को हमें नहीं लिखना है, k के पद में लिखना है सूत्र। ठीक है, तो k के पद में सूत्र क्या होता है, वो होता है लैम्डा बराबर h/रूट में 2mk। 2mk, k क्या है, गतिज ऊर्जा है, यही सूत्र लिखना है। तो केवल हम इसको लिखेंगे, k के पद में पूछा है ना, केवल इसको लिखेंगे, बात खत्म हो जाएगा। ठीक है, यह भी फार्मूला आपको याद रखना है अलग से। अच्छा, एक और फार्मूला इसी के लिए याद कर सकते हैं, लैम्डा बराबर h/रूट में 2m, आई के हटाएंगे ना तो k क्या है, गतिज ऊर्जा है, तो हम यहाँ पे E/v लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, E/v, ई है और वोल्ट है, v है। ठीक है, तो यह भी सूत्र होता है। ठीक है, इसको भी आप याद कर सकते हैं एक्स्ट्रा में। यह जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंग और नंबर का। ठीक है, दूसरा का अंग का आंसर हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। चलो नंबर 3, किरचॉफ का धारा नियम बताइए। किरचॉफ का धारा नियम क्या होता है भाई, किरचॉफ का दो नियम होता है, एक वोल्टेज नियम होता है, एक धारा नियम होता है। तो देखिए, धारा नियम को संधि नियम कहा जाता है, KCL नियम, करंट लॉ कहा जाता है। तो देखिए, उसको हम लोग जो है यहाँ पे उसका परिभाषा हम लिखे हुए हैं, बहुत आसान तरीका में परिभाषा इसको याद कर सकते हैं। प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का च का आंसर है हमारा, क्या कह रहा है, किरचॉफ का धारा नियम। ठीक है, बस इतना ही लिखना है आपको। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब कि मान लीजिए कोई वैद्युत परिपथ है, जैसे कि सपोज करिए ये आपका एक वैद्युत परिपथ हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए वैद्युत परिपथ हो गया, ऐसे बना दिया गया। ठीक है ना, यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा देते हैं ऐसे। तो भाई जो संधि होगी, यहाँ पे 3 तारें मिलती है, वहाँ पे संधि होता है, इधर से तार मिल रहा है, इधर से मिल रहा है और इधर से मिल रहा है, इसको संधि बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। तो जहाँ पे 3 तारें मिले वहाँ पे संधि है। तो भाई संधि पर जो मिलने वाली जो कुल धाराओं का योग होगा, मतलब जितनी भी धाराएं यहाँ पे मिलेंगी उन सबका योग कितना होगा, 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। मतलब कि इसीलिए यहाँ पे सिग्मा आई बराबर क्या लिख दिया गया है, 0 लिख दिया गया फार्मूला में। ठीक है, मतलब इधर से धारा मान लीजिए I1 आ रहा है, मान लीजिए इधर से आ रहा है I2, इधर से आ रहा, इधर चला जा रहा है I3। ठीक है, इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, इधर चला जा रहा है कितना, I3। तो यहाँ पे कुल कितना धारा होगा, तो भाई कुल धारा हम लिख सकते हैं, इन सब का योग कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 0 के। क्यों, क्योंकि संधि पर जितनी धाराएं आएंगी ना, जितनी धाराएं आएंगी उतनी धाराएं क्या होती है, इधर चली जाती है। मान लीजिए इधर आया और ये क्या होगा, मिल करके इधर चला जाएगा। तो भाई किसी संधि पर जो कुल धाराएं जो आती हैं उस संधि से दूर चली जाती हैं। मतलब किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग जो है उस संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर भी होता है, यह भी हम बोल सकते हैं। तो केवल आपको इतना ही लिख देना है, बात खत्म हो जाएगा, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न है। तो केवल ये प्रश्न, यही आंसर लिखिए। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। इतना लिख दीजिए, बात खत्म। इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 1 नंबर के हिसाब से ही लिखना है आंसर। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इसके बाद से जो भी क्वेश्चन है खंडस्व का, और खंडस्व एक अगले वीडियो में हम इसको बनाएंगे। खंडस्व बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। उसके बाद से खंड द होगा और खंड य होगा। इन तीनों का अलग अलग वीडियो होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े होते जाएंगे तो आंसर भी थोड़ा बड़ा होता जाएगा। तो आप धैर्य रखिए, इतना याद कीजिए, अगला जो वीडियो होगा वो आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा, और तीनों का लगातार एक दिन में तीनों वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, अगले जो है एक दिन में ये तीनों वीडियो मिल जाएगा। तो इसको देखिए आज, इसके बाद से कल जो है ये तीनों वीडियो आपको जो है 2-2 घंटे पे मिलते रहेंगे। तो आप तैयारी अच्छे से करते रहिए, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, सभी क्वेश्चन का हम तैयारी करवाएंगे आपका।